सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं सीएस सिद्धांत बैच का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो क्या हालचाल बेटा, सभी एकदम मस्त, सुपर, बेहतरीन। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं, उम्मीद है वो आपने बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे और कोनो उनमें आपको छोटा मोटा डाउट नहीं होगा। ये चैप्टर वैसे तो आपका बहुत ही कम मार्क्स का कवर होता है, चाहे आप न्यू सिलेबस में हो या फिर ओल्ड सिलेबस में हो, पर पढ़ना तो बनता है ना। तो इस चैप्टर में जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो भी पढ़ेंगे और जो आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए वो भी पढ़ेंगे। और स्टार्ट ये अरे तो मैं ही हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ। वो थोड़ी सी शेविंग वेविंग करवा ली है, बाल तो खैर थोड़े बहुत हैं ही। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या क्या करने वाले हैं कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबकी लिस्ट देखेंगे, कैसे एप्लीकेबल होता है और क्यों जरूरी है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। चलिए मुझे बात बताइए, मान लीजिए ये अपनी गब्बर आर्मी है, ठीक है, ये अपनी गब्बर आर्मी है। और गब्बर आर्मी कहां गई? गब्बर आर्मी गई शादी में, और शादी में देखा उन्होंने डीजे 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 देखा। और साथ में हमारे ना ही पापा गए हैं ना ही मम्मी गई हैं। ईमानदारी से बताना, अगर पापा मम्मी साथ में गए नहीं हैं तो हम डायरेक्ट डीजे पर पहुंचते हैं और नाचते हैं, खूब उल्टे सीधे स्टेप करते हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हो, टीचर नहीं है, तो हम कितने ईमानदार हैं, हम बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, हमारे ऊपर है। ऐसे ही जितनी भी अकाउंटिंग होती है, उन सभी अकाउंटिंग के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब सर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सामने वाला अकाउंटिंग कर रहा है, सामने वाली अकाउंटिंग कर रही है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई नियम कानून ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, किसी भी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो नहीं करना हो, तो जाहिर सी बात है मेरी अकाउंटिंग आप कैसे समझोगे? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सबसे अलग अलग हो गई। और यही अगर मैं यूनिफॉर्म कर दूं कि अगर आपको ऐसे करना है, यानी कि अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, जो कहता है डिस्क्लोजर, आपने जितनी भी पॉलिसीज को फॉलो किया है बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज को कैसे मेंटेन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो के बारे में बोलेगा। 4 कंटिंजेंसी के बारे में बोलेगा। 5 नेट प्रॉफिट के बारे में बोलेगा। तो ये आपको आना चाहिए कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब किस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करोगे, किस तरह रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, किस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कैसे मेजर करोगे, कितनी वैल्यू पर मेजर करोगे, किस साल के लिए मेजर करोगे। ये सारी पॉलिसीज, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहलाते हैं? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज सो फार इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अब चेंज होके 27 हो चुके हैं। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमारे आईसीएआई, कुछ गवर्नमेंट, कुछ रेगुलेटेड बॉडीज वगैरह मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। चलिए तो यहां पर आपको दे रखा है द स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये बोर्ड का ध्यान रखना है आपको। आगे चल के जब IFRS आएगा तो वहां पर कौन सा बोर्ड आपको याद रखना है। फिलहाल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सा बोर्ड है? कौन सा बोर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नाम बहुत ही ईजी है, नाम बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि तीन लोग हैं जिन्होंने मिलकर या जो मिलकर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रहे हैं। एक हमारा आईसीएआई गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारे कंपनीज एक्ट के लिए अलग है,
उसके बाद हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है। सर जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब आप इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे और उसका स्केड्यूल 3 बता रहे थे, उससे पहले भी आपने बताया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पर नहीं लगेंगे, कुछ कुछ वही सा साउंड हो रहा है। हाँ सर, तो अभी के लिए अब आपको देखना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और वो कहता क्या है, ठीक है ना। यहां पर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं जो किन्होंने लिस्ट करे हैं, ICAI ने। टोटल कितने हो गए हैं अभी, 27। ये आपको याद रखना है, कितने, 27। कौन कौन से पहले के हैं, किस किस में चेंजेस हुए हैं, जिनमें चेंजेस हुए हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा रिवाइज्ड। तो ये आपको याद रखना है, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5 एंड सो ऑन, कि हमारे जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करा है। आप पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड क्या होता है, किन किन को राइट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करने का। चलिए अब 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए उससे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किन किन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है। देखिए जो हमारा एंटिटीज है वो दो तरह से हैं, एक हमारा कॉर्पोरेट है और एक हमारा नॉन कॉर्पोरेट है। आपकी कोई भी एक्टिविटी जो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट बन रही है, आप सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपके पास पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आपके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लगाया जाएगा। यहां पर आपका स्मॉल और यहां पर आपका नॉन स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेट जो होते हैं हमारे, नॉन कॉर्पोरेट में 3 लेवल के हिसाब से चलता है, वो भी टर्नओवर पर बेस्ड होता है, बोरोइंग पर बेस्ड होता है कि कितना लेवल 1 पर, कितना लेवल 2 पर और कितना लेवल 3 पर। जैसे कि यहां पे आगे आपको दे रखा है स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, अब इनकी लिमिट आपको दे रखी है यहां पर, ये देखिए। जैसे अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, लेवल 1 की बात करूं तो ऐसी एंटिटी, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ऐसी एंटिटी जिनका जो इक्विटी है और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वो लिस्टेड है, कहां पर, कहां पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, या तो वो इंडिया में हो या आउटसाइड हो। अगर बैंक की बात करूं या फाइनेंशियल की बात करूं तो वो एक मतलब कोई सी भी बैंक, चाहे वो नॉर्मल बैंक है या फाइनेंशियल बैंक है या वो एक इंश्योरेंस बैंक है, उन पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि AS21, AS23, AS27 ये लॉ के हिसाब से अप्लाई होंगे कि उनका लॉ इसके लिए क्या बोल रहा है। अब इनके बारे में आपको टाइमलाइन दे रखी है कि लेवल 1 में अगर आपकी बोरोइंग्स 10 करोड़ से ऊपर है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तब आप लेवल 1 में आओगे। फिर आपकी आती है लेवल 2। लेवल 2 यानी कि ऐसा जिनकी बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे बोरोइंग्स 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर लेवल 2 में आपकी बोरोइंग क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ये सारे अप्लाई होंगे। यानी कि फुली एप्लीकेबल AS, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू लेवल 2 एक्सेप्ट, सारे लागू होंगे तो कौन से नहीं होंगे, जो लेवल 1 में रेगुलेशन के हिसाब से आ रहे थे, जैसे AS21, 23, 25 और 27। अब जो लेवल 1 में नहीं आ रहा, जो लेवल 2 में नहीं आ रहा, वो हमारा आ जाएगा लेवल 3 में। तो अब बारी बारी से समझते हैं रिक्वायरमेंट टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों जरूरी है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। देखो, corporate entities are required to follow accounting standard while preparing their financial statement as per section 129 of the Companies Act 2013, and as discussed above, non-corporate entity are also required to comply accounting standard if they want to get their account attested by a practicing chartered accountant। अगर कोई CA आपकी कंपनी में ऑडिट के लिए आता है तो उसको मालूम है कि किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपने किसी चीज को डाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेप्रीशिएशन को चार्ज किया है,
और आपने वहां शो भी किया हुआ कि हमने ऐसे चार्ज किया, तो उसको मालूम है कि उसके क्या प्रोविजंस होंगे, आपको क्या प्रोविजन फॉलो करने थे, तो उनके लिए सही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, विवाद पैदा नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि एक्ट कुछ कह रहा है, नियम कुछ कह रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके कुछ अगेंस्ट है। मतलब कि in case there is any conflict between provision of any applicable act and accounting standard, the provision of the act shall prevail to that extent। अगर एक्ट कुछ कह रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है, तो उस समय जो एक्ट कह रहा है उस बात को माना जाएगा। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब सर मान लीजिए आप अपनी कंपनी में, 4 कंपनी है, चारों कंपनी में अपनी अपनी पॉलिसी लगा रखी है। फॉर एग्जांपल डेप लगाने के लिए, डेप कोई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगा रहा है, कोई WDV से लगा रहा है, ठीक है ना, कोई किसी और तरीके से लगा रहा है। अब जब आपने बैलेंस शीट में उस एसेट्स की वैल्यूएशन करी, तो आपको वहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने जो डेप्रीशिएशन है वो किस मेथड से लगाया है, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जिन जिन पॉलिसीज को लगाया है आपने, वो सभी की सभी क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या कह रहा है, accounting policy are the specific accounting principle and the method of applying those principles adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statement। जो पॉलिसी आपने इस्तेमाल करी, जिस तरीके से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताएगा कि आपने अगर इस पॉलिसी को यूज किया है तो ऐसे डिस्क्लोज करो। All significant accounting policies should be disclosed. Such disclosure form part of financial statement. All disclosure should be made one place. A specific disclosure for the adoption of fundamental accounting assumption is not required. Disclosure accounting policy cannot remedy or wrong inappropriate treatment of the item in the account। जैसे ट्रीटमेंट करना था, जो निर्धारित है, वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना गोली चल जाएगी। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में हमने पढ़ा है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो हम 2 चीज को देखते हैं, उसकी कॉस्ट और उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, सामान की जो वैल्यू है इस समय वो 2 लाख है, लेकिन अगर मैं उसको बेचने गया तो वो सेल हो गया 6 लाख का। कितने का फायदा हो गया, 4 लाख का फायदा हो गया। लेकिन जब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा तो 2 लाख लूंगा या 6 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा, दोनों में से जो कम होगा वो लूंगा। ऐसे ही अगर वैल्यू होती 2 लाख और मैं सेल कर पाया 50,000 का, तो दोनों में से कम क्या, 50,000, उसको मैं एज अ वैल्यू लूंगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है, इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से फ्लो ऑपरेटिंग में, कौन कौन से इन्वेस्टिंग में, कौन कौन से फाइनेंसिंग में, कब किसको प्लस करना है, कब किसको माइनस करना है, ये आपका बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वहां पर आपने देखा था ऑपरेटिंग के 2 मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग चीज अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है, फाइनेंसिंग अलग है, और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए तीनों चीजें अलग है। ये भी किसने बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने। तो जो भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो सारे के सारे नियम और कानून आपको ध्यान रखने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो 3 हुए बेटा अब तक, नंबर 1 डिस्क्लोजर, नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्यादा डिटेल में या ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जिनमें डिटेल में जाना है वो शुरुआत के 10 से 12 है। उसमें आपको आना चाहिए कि ये होता क्या है, क्या चीज है इसके अंदर, कब अप्लाई होता है। बाकी सब आपको बस ये मालूम होना चाहिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है, ठीक है ना। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट बना दी, बैलेंस शीट बनाने के बाद कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई जिससे आपको फायदा हो गया या नुकसान हो। कंटिंजेंसी मतलब हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग। मान लीजिए आपके ऊपर केस चल रहा था, केस चल रहा था अभी कंपनी के ऊपर, और आप उस केस को हार गए, आपको वहां पर लॉस हो गया। बैलेंस शीट बनके तैयार थी और लॉस हुआ बैलेंस शीट के बनने के 3 दिन बाद।
अब आपको उसे कैसे शो करना है, उस इवेंट को कैसे शो करना है, यह बताता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जब आपने बैलेंस शीट बना दी, जब बहू विदा हो गई, उसके बाद देखा कि वो गाना गा रहा है, सपना टूटा है तो दिल भी जलता है, और उसका तो नाम भी सपना था। वो घर कभी अपना था जिसका नाम सपना था, अब है पराया, इसलिए मैं वहां से भाग आया। अरे सर आपने तो इमोशन कर दिया। चलिए, तो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका डील करता है? कंटिंजेंसी या फिर कोई इवेंट जो आया है बैलेंस शीट की डेट के बाद। बैलेंस शीट बनने के बाद कुछ ऐसी कंटिंजेंसी हो गई, कुछ हैपनिंग हो गई, या कुछ इवेंट हो गया। कब? बैलेंस शीट बनने के बाद। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। डिंग 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 डिंग। चलिए, क्या कह रहा है? अ कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच गेन और लॉस विल बी नोन और डिटरमाइन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कंटिंजेंसी एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आउटकम आ रहा है या तो फायदे के रूप में या नुकसान के रूप में, और ये एक अकरेंस से ही मालूम पड़ेगा, कुछ होने से ही मालूम पड़ेगा जो हमें मालूम ही नहीं था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट सेम, जो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अनफेवर में भी हो सकता है, जो आपकी बैलेंस शीट बनने के बाद आया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ अदर एंटिटी। तो ये आपको शो करना है, नहीं करना है, कैसे शो करना है, वो सब हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये कुछ कुछ बात करता है हमारा किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जैसा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या प्रायर पीरियड या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये क्या कहता है? मान लीजिए आपको फायदा हुआ, उस फायदे में कुछ फायदा ऐसा था जो एक्सपेक्टेड नहीं था या जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये होगा हर साल। जैसे कि मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, आपने किसी को 4 मैसेज भेजे थे, 4 लड़कियों को, चारों के रिप्लाई आ गए। अरे नहीं सर, वो थोड़ा अलग हो गया। यानी कि आपको कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ है या आपको कोई एक लॉस हुआ है जो आपके इस एक्चुअल जो बिजनेस है उससे थोड़ा सा अलग है। आपने घोड़ों पर पैसे लगाए और आप रेस जीत गए, आपने सट्टेबाजी करी, आपने जुए में पैसा जीत लिया। ऐसे आइटम्स को आपको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि हमें एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो मालूम हो सके। वो हमारा कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। क्या कहता है? The objective of this standard is to prescribe the classification and disclosure of certain item in the statement of profit and loss so that all enterprise prepare and present such a statement on a uniform basis। यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे अलग करना है, और कुछ ऐसी चीज है जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा ताकि जो कंपेरेबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो इजी हो जाए। Accordingly, this standard required the classification and disclosure of extraordinary items। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो ऐसे हैं जिनसे आपको या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उनका ट्रीटमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। याद आ रहा होगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला कंसेप्ट, जहां पे आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा था ना, वही बात कह रहा है आपको डिस्क्लोज करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर आपसे क्या कहता है कि आपका जो घर है, फॉर एग्जांपल आपका जो घर है वो बनने में लगेगा 5 साल मान लीजिए, ठीक। अब 5 साल जब आपका घर बन रहा है, इन 5 साल में जो जो आपके खर्चे होते जा रहे हैं, जो जो आपके फायदे होते जा रहे हैं, उसे रिकॉर्ड कर लो। फायदा तो होगा नहीं, फायदा शुरू में तो होगा नहीं। फायदा कब होगा? जब आपका घर बनके तैयार हो जाएगा और अब आप उसे बेचोगे। भाई शुरुआत में जब हम किसी से घर बनवाते हैं तो भाई पहले तो खर्चा हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था ना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल,
इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऐसे ही जैसे जैसे आप घर बनवाने लगोगे वैसे वैसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्लो मोशन में जो खर्चा हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो खर्चा आप अपनी जेब से लगा रहे हो क्या? वो खर्चा आप उससे ले रहे हो जिसके लिए वो घर आप बना रहे हो, तो आप उसे शो करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपने पढ़ा था ना कि वर्क रिलेटेड होता था, वर्क सर्टिफाइड होता था, वर्क अनसर्टिफाइड होता था, उस तरीके से। अब आपकी बारी आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास पैसा आया, जब आपके पास पैसा आया तब आपने उसको रिकॉर्ड करा, या उस साल से रिलेट कर रहा है तब आपने उसको रिकॉर्ड करा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या कह रहा है? दिस स्टेटमेंट डील्स विद द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू रिसीप्ट को आप कहां रिकॉर्ड करते हो? रेवेन्यू रिसीप्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करते हो, और कैपिटल रिसीप्ट को या कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड करते हो? बैलेंस शीट में। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको पहचानना है कि वो हमारा कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीप्ट है, किस फॉर्म का है वो आपको बताता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये हमारी सारी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है, उन सबको कवर करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, फील नहीं, छू सकते हो, देख सकते हो। फील तो हमारा क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। That are held for use in the production or supply of goods or service, for rental to other or for administrative services। ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसी टेंजिबल आइटम जिसको आप प्रोडक्शन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए आप लेके आए हो, उसको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से शो करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर द रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट, मतलब कि एसेट्स को पहचानना। कौन सी एसेट हमारी फिक्स्ड है, कौन सी हमारी करंट है, कौन सी हमारी नॉन करंट है, कौन सी हमारी टेंजिबल है और कौन सी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। चलिए उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अब यहां पर रुक के मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 5 क्या कहता है और 10 क्या कहता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो बाहर से हो रहे हैं तो उनकी जो करेंसी होगी वो हमारे देश की करेंसी से अलग होगी, लेकिन आपको उनकी वैल्यू जो अपनी बैलेंस शीट में दिखानी है वो आपको अपने देश की करेंसी में दिखानी पड़ेगी। अगर उनमें कोई चेंज होता है, अगर उसमें कोई इफेक्ट होता है, वो भी आपको अपनी करेंसी के हिसाब से ही शो करना पड़ेगा। तो an enterprise may carry on activity involving foreign exchange in 2 ways. It may have transaction in foreign currency or it may have foreign operation। या तो उनके ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो रहे हो या उनका कुछ काम ही फॉरेन ऑपरेशन के हिसाब से हो रहे हैं। In order to include foreign currency transaction and foreign operation, the financial statement of an enterprise transaction must be expressed in the enterprise reporting currency। अगर आपको अपने फॉरेन करेंसी को, फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, फॉरेन ऑपरेशंस को अपनी बैलेंस शीट में शो करना है तो आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी है यानी कि आपके देश की करेंसी, आपको उसी में उससे क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो फॉरेन करेंसी में या फिर आप ऑपरेशन कर रहे हो उसमें यह अप्लाई होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब कभी कभी ऐसा होता है जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो सरकार को लग रहा है कि आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, समाज का भला कर रहे हो, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी आपको कुछ पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। आपने सब्सिडी का नाम सुना होगा।
आपने कुछ इंसेंटिव का नाम सुना होगा। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है या तो आपके पास पैसे के फॉर्म में आएगा या किसी काइंड की फॉर्म में आएगा। इसको आपको कैसे शो करना है, अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमको बताती है कि अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको आपको कैसे शो करना है। ये हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो क्या कह रहा है? दिस स्टैंडर्ड डील विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होते हैं? जिसको हम सब्सिडी कह सकते हैं, कैश इंसेंटिव कह सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट एक हेल्प होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या तो कैश में या काइंड में। किसको? एंटरप्राइज को, जो आगे या फिर पास्ट में कुछ ऐसा किया या फ्यूचर में ऐसा किया जो हमारी सर्टेन कंडीशंस के रिगार्ड था। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस अपॉन देम एंड ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वही करते हैं, हमारा मोटिव ही काम करने का है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो उसको आपको अलग रखना है। द रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बाय एन एंटरप्राइज इज सिग्निफिकेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू रीजन। पहला, इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन रिसीव्ड एंड appropriate method of accounting therefore necessary. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the enterprise have benefit from such grant during the reporting period. जो भी आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट्स का पैसा आ रहा है उसको आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, उन इन्वेस्टमेंट को भी आपको शो करना पड़ेगा, चाहे आपको वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के हो या लॉन्ग टर्म के हो, चाहे करेंट इन्वेस्टमेंट हो या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, उसको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से शो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो दिस स्टेटमेंट डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 क्या कहता है? क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन मींस दो कंपनी आपस में मिल गई हैं और उन्होंने एक कंपनी को बना दिया है। जैसे अभी आइडिया और वोडाफोन हुआ था, है ना, पहले आपका चलता था ना हीरो और होंडा। हाँ जी, तो यहां पर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक कंपनी बन गए हैं तो आपको अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। This standard deal with accounting for amalgamation and the treatment of any resultant goodwill or reserve. जब अमलगमेशन हुआ तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो आपको क्या कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। दिस स्टैंडर्ड इज डायरेक्टेड प्रिंसिपली टू कंपनीज, ऑल्दो सम ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट आल्सो अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली to this standard, amalgamation means an amalgamation to the provision of the Company Act 1956 or any other statute which may be applicable to company। जो भी उन पर लागू होती है उनके हिसाब से हम इसको लागू करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अब 15 क्या कहता है? एम्प्लॉइज बेनिफिट। आपने जो चीजें किसको दी हैं, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं, आपने पीएफ बनाया हुआ है, आप पेंशन भी बाद में दोगे, आप उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप उनके लिए कोई पैसा अलग से रख रहे हो, कोई रिजर्व बना रहे हो, कोई कंपनसेशन देने की योजना बना रहे हो, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के हिसाब से करना पड़ेगा। The objective of this standard is to prescribe the accounting and disclosure for employee benefit। आपने जो भी बेनिफिट किसको दिए हैं, आपके एम्प्लॉइज को, वो आपको अच्छे से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। A liability when an employee has provided service in exchange for employee benefit to be paid in the future। भाई आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए कुछ करा, क्या करा? आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए कुछ करा। आ रही है सर, आ रही, बड़ी आ रही है, बस आ गए, बन गए। हाँ जी, तो आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए कुछ करा, अब एक आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि फ्यूचर में आप उनके लिए कुछ करो। तो वो बेनिफिट आपको कैसे कैसे शो करने हैं वो बताता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट। बोरोइंग कॉस्ट,
कर्जा है तभी तो चर्चा है। आपने किसी से कर्जा लिया, आपने कुछ बोरोइंग्स करी, उन बोरोइंग्स को करने में जो भी आपका खर्चा हुआ, जो भी उसके बीच में आपका खर्चा हो रहा है, उन सारे खर्चों को कैसे कैसे शो करना है, कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट। हम लोन लेते हैं, लोन लेने से पहले भी बहुत सारा खर्चा होता है, मनाना पड़ता है जिससे हम लोन लेंगे, कुछ पैसा देना पड़ता है, फाइलें बनती हैं, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड होता है। तो the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for borrowing cost। मतलब कि जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है उसके ट्रीटमेंट कैसे कैसे होंगे वो बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बोरोइंग कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट और कोई अदर कॉस्ट जो आपकी कंपनी को झेलना पड़ा जब आपने फंड्स को बोरो किया, दूसरों से उधार लिया। Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualified asset should be capitalized as a part of the cost that asset. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in according with this standard। जो भी आपने पैसा लिया, उसके दौरान जो भी खर्चा हुआ, उसके दौरान जो भी आपने इंटरेस्ट दी, वो सभी हमारा किसका पार्ट बन जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट का, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अब 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनकी आपने एक लिमिट बना रखी है, ठीक। अब कुछ ऐसे, मान लीजिए आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट की जो सेल है वो बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत ज्यादा हो रही है। हर साल आपने ऐसा देखा कि 10 प्रोडक्ट में से 4 की जो सेल है वो अच्छी खासी चल रही है, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रही है। तो आप क्या करोगे? उसकी रिपोर्टिंग अलग से आपको शो करनी पड़ेगी ताकि आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दिख सके। तो क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोगे उसे आपको कैसे रिकॉर्ड करना है? अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपकी कंपनी बनाती है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में। किसको हेल्प करती है? यूजर्स को मदद करती है ताकि वो समझ सके कि हर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है, आगे के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा अच्छा है। चलिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, इसका मतलब बस यही है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड पार्टीज हैं उनको भी अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कुछ डिस्क्लोजर देना है ना। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज लिया है लीज पर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रॉयल्टी, आपने पढ़ा होगा पेटेंट्स, आपने पढ़ा होगा कॉपीराइट, तो वहां पर आपका जो रिलेशन चल रहा है लेसर और लेसी का, जो देने वाला और जो उसको लीज पर लेने वाला, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन किसके हिसाब से होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से होंगे कि कितने साल का एग्रीमेंट है, कितने टाइम तक आप उसका इस्तेमाल करोगे, कितना कितना पैसे दोगे, क्या राइट आपने लिया है, उसको हम कहते हैं लीज। जैसे कि आपने देखा हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गाना बनाया, धुम तना धुम तना धुम तना धुम तना तना तना, ये मैंने गाना बना दिया। अब इस गाने को अगर आपको अपनी मूवी में इस्तेमाल करना है तो भाई साहब परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। ये आपका एक तरीके से इस फॉर्म में काम करता है और वो आपको शो भी करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर। जो आपका शेयर है उस शेयर पर आपकी बेसिक अर्निंग क्या हो रही है वो आपको शो करना पड़ेगा, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। शुरुआत में आपको EBIT दे रखा होता है, फिर आप उसमें से इंटरेस्ट घटाते हो, टैक्स घटाते हो। इंटरेस्ट जब घटाओगे, जब आपने डेप्ट ले रखा है, जितना ज्यादा डेप्ट लेते जाओगे उतना ज्यादा EPS बढ़ता जाएगा। वो आपको किसके हिसाब से शो करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर। देन उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी खुद की 3-4 कंपनी है, ABCD, तो आप क्या करो, आपने एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया,
आपने किसी और कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया, तो आप उन सब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंबाइन करके बना दो। ये कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू ले डाउन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इट। जो आपका सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी में होता है उसके फॉर्मेट को पूरा आपको कंसोलिडेट करके करना पड़ता है, यानी कंबाइन करके सारा करना पड़ता है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन और इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम, आपने दोबारा से याद करेंगे चैप्टर 2 की आपने एक बात करी थी कि एक टैक्स का जो हिसाब किताब है वो आप रख रहे हो और एक टैक्स का जो हिसाब किताब है वो इनकम टैक्स वाले रख रहे हैं। अब इनकम टैक्स जो कहता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपके ऊपर जो इस साल का टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 30 लाख और आपने टैक्स पेड कर दिया 50 लाख, 20 लाख ज्यादा पे कर दिया। ये आपका एक क्या बन गया? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसको आपको एक बैलेंस शीट में प्रॉपर शो करना पड़ेगा कि टैक्स बना था 30 लाख का, दे दिया 50 लाख का, 20 लाख का मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। अगर टैक्स बना होता 30 लाख का, दिया 20 लाख का, तो 10 लाख के लिए अलग से अगली साल क्या हो गई? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये पूरा ये जो प्रॉपर फॉर्मेट आपने सीखा था वो हमारा कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। हाँ जी, फिर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड। वही अभी जो आपने इन्वेस्टमेंट वाला देखा था वही है कि अब आपकी कंपनी जो अलग अलग है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के हिसाब से करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट चल रहे थे या आपकी अलग अलग कंपनी चल रही है, 4 5 2 3 जो भी है, अब उनमें से कोई एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपने एक्टिविटी करना बंद कर दिया है या आपने उसमें काम करना ही बंद कर दिया, वो कंपनी ही बंद हो गई, तो आपको उसका प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई साहब वो जो कंपनी हमारी चल रही थी ना वो बंद हो चुकी है, हमने उसके जो ऑपरेशंस हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी तक आपने देखा था कि हमारी जो बैलेंस शीट थी वो पूरे साल में बन रही थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अरे सर कहां चले गए, मतलब कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो आपको क्वार्टरली भी शो करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। The object of this standard is to prescribe the minimum content of interim financial report and to prescribe the principle for recognition and measurement and complete or condensed financial statement for an intermediate period, timely and reliable, ताकि आप उससे कुछ समझ सकें, आप प्रॉपर उससे कंपेयर कर सकें, किससे? आपकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। चलिए, हाँ जी, अकाउंटिंग 26 नाम समझ में आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स। अभी आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जहां पर सारी की सारी टेंजिबल थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सारी की सारी इंटेंजिबल। ऐसी एसेट्स जिसका आपको फायदा भविष्य में मिलेगा, फायदा आपको भविष्य में मिलेगा, जैसे आपकी गुडविल, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी हमारी क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट्स में आपको इसका इस्तेमाल करना है। चलिए, तो ये भी दे रखा है कि सब पे अप्लाई होगा। इंटेंजिबल एसेट जो आपकी कन्वर्टेड है, ठीक है ना, फाइनेंशियल एसेट्स हो, मिनरल राइट्स हो, ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट्स बनेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, यानी कि यहां पर कंपनी एक नहीं हुई है, दो अलग अलग कंपनी किसी काम को करने के लिए आई हैं, तो वहां पर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनेगा, वो किसके हिसाब से बनेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के हिसाब से। मान लीजिए मेरी गब्बर आर्मी और मैं, हम दोनों ने मिलकर कोई एक काम स्टार्ट किया एज अ जॉइंट वेंचर और वो काम पूरा हो जाएगा तो मेरी गब्बर आर्मी घर चली जाएगी और गब्बर सर भी घर पर आ गए, तो उसकी जो रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, चाहे वो आपके वेंचर्स के हो, आपके इन्वेस्टर्स के हो, आपकी लायबिलिटीज हो, आपकी एसेट्स हो, वो सारे के सारे आपको इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के हिसाब से शो करने पड़ेंगे।
चलिए लास्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली पढ़ लेते थोड़ा सा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट एन एंटर अप्लाई टू एंश्योर दैट इट्स एसेट्स आर कैरीड एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। मतलब कि आप एसेट्स को इस पर वैल्यू ना कर लें जो आपका वो शेयर हो ही नहीं सकता, जितने पर उसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, जितने का वो सेल हो ही नहीं सकता, तो वो आपका कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये बस आपको नाम से याद रखने हैं, ये भी सारे आपको नाम से याद रखने हैं। चलिए ये आपका छोटू सा टॉपिक है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या कहता है, ये जो भी आपने पिछले स्टैंडर्ड पढ़े वो आपके अप्लाई हो रहे हैं इंडिया में। अब ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बन जाएं, जैसे कि मैं बाहर से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मुझे तो मालूम ही नहीं है कि बाहर के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो हमने मिलकर अलग अलग कंट्रीज में हम परेशान ना हो तो सब मिलकर हमने IFRS बना लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ताकि मेरे को और बाहर के देशों को कंफ्यूजन ना रहे। तो जिस तरीके से आपने बोर्ड पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऐसे इनके ऊपर जो बोर्ड है वो है हमारा ये क्या है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और आपको यहां पर कमेटी के बारे में भी याद रखना है, ये इनकी कमेटी है, ठीक है। ये कमेटी क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो IFRS आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको उनके नाम याद रखना है। जैसे 101 आपसे क्या कहता है, अगर आप पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अभी पहली टाइम है, अब जब पहली बार होता है तो शर्म हया आती है, शर्म होती है, मुस्कान आती है, ये वो मुस्कान नहीं जो आपके घर के सामने रहती है। तो अगर आपने अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दो, लेकिन आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब से उसी के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है ना। हमारा सेकंड क्या कहता है, जो आपका शेयर का पेमेंट है, जो आपके शेयर का पेमेंट कर रहे हो, किस तरीके से पेमेंट कर रहे हो, वो आपका सारा का सारा हमारा शो करना पड़ता है। तो यहां पर आपसे दे रखा है कि 16 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशूड आफ्टर 2001 बाय IASB, यानी कि 16 इंटरनेशनल IFRS इशू करें कब, 2001 के बाद। अब सर 2001 के बाद करे हैं, 24 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे थे 2001 से पहले, जो अभी भी क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। तो कुछ मैंने सिलेक्टेड लिए हैं क्योंकि इसमें जो आपका IFRS है वो जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं उसी से रिलेट करेगा, उसी के नाम से रिलेट करेगा, उसी के टर्म से रिलेट करेगा, बस नंबरिंग का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हुआ। जैसे आपका IFRS पहला क्या कहता है, अगर आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब लगा रहे हो, पहली बार लगा रहे हो, तो अब से जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे वो इसके हिसाब से होने चाहिए। IFRS सेकंड क्या कहता है, शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी कि जब आप शेयर्स का पेमेंट कर रहे हो, जब आप बाईबैक कर रहे हो, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स कर रहे हो, जब आप ESOP कर रहे हो, तो उनका पेमेंट, उनकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको इसके हिसाब से करनी पड़ेगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन अमलगमेशन की बात हो रही है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसके हिसाब से होंगे, वो भी यहां पर इसको इशू करना पड़ेगा। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ बातें आपको यह ध्यान रखनी है कि इन पूरे चैप्टर में जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे आपका बेसिक हो या आपका हो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अलग अलग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको बेसिक याद रखना है, उसके साथ साथ बेसिक के साथ साथ आपको क्या करना है, शुरुआत के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको करने हैं ज्यादा। अरे हमारा थैंक यू छोटा हो गया, क्यों भाई, थैंक यू छोटा हो गया, हाँ हमारा थैंक यू छोटा नहीं होना चाहिए भाई हमारा। हाँ जी, हाँ जी, चलो गब्बर आर्मी। तो ये था आज का पूरा सेशन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब इसमें जो मेन बातें वो ध्यान रखिएगा, शुरुआत के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक हैं वो तो आपको डिटेल में अच्छे से आने चाहिए। अगर MCQ की बात करी जाए तो वहां पे बस पूछेगा कि AS 1 से लेके लास्ट तक कौन सा AS क्या कवर करता है। जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनके लिए AS 1 से लेके 10 तक इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं DPP में अटैच कर दूंगा, ये आपके लिए प्यारा सा थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल,
टाटा बाय बाय सी यू।